पीएम मोदी ने इटली में G7 सरबराही इजलास के मौके पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों, बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक और यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से की दो तरफा मुलाकात। वजीर आजम मोदी G7 के आउटरीच सेशन में करेंगे शिरकत। मसनूई जहानत, तवानाई, अफ्रीका और बहरिया रोम पर दी जाएगी तवज्जो। कुवैत आतिशज़दगी में मरने वाले 40 भारतीयों के जस्ते खाकी वतन वापस पहुंचे। मरने वालों में ज्यादातर केरल के शहरी शामिल। लवाहकीन के सुपुर्द की गई लाशें। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा कीर्तिवर्धन सिंह ने ताआवुन के लिए कुवैती हुक्काम का अदा किया शुक्रिया। 26 जून को होगा 18वें लोकसभा के स्पीकर का इंतखाब। पहला इजलास 24 जून को। मरकजी वजीर किरण रिजिजू, हुक्मरां जमात और अपोजिशन से पार्लियामेंट को खुश असलूबी से चलाने की अपील। कहा, लोकसभा और राज्यसभा में जितनी ज्यादा बहस होगी उतना ही बढ़ेगा बिल का मेयार। NEET यानी नीट में धांधली और पेपर लीक के इल्जामात की CBI तहकीकात का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। NTA को 2 हफ्ते में देना होगा जवाब। पहले से जेर इल्तवा मुकदमात के साथ 8 जुलाई को होगी समाअत। और फुटबॉल के मशहूर टूर्नामेंट यूरो कप 2024 की आज देर रात होगी शुरुआत। मेजबान जर्मनी और स्कॉटलैंड के दरमियान होगा पहला मैच। टूर्नामेंट में 24 टीमें शामिल। तो लगातार तीसरी बार पीएम का ओहदा संभालने के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने पहले सरकारी गैर मुल्की दौरे पर इटली में हैं और वजीर आजम यहां पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वजीर आजम मोदी ने G7 सरबराही इजलास के मौके पर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ दो तरफा मीटिंग की। वजीर आजम मोदी ने आज G7 सरबराही इजलास के मौके पर बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ भी दो तरफा मीटिंग की। वजीर आजम ने अपने पहले सरकारी गैर मुल्की दौरे पर इटली में आज G7 के आउटरीच सेशन में हिस्सा लेंगे। इस सेशन में मसनूई जहानत, तवानाई, अफ्रीका और बहरिया रोम पर तवज्जो दी जाएगी। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा कुवैत में आतिशज़दगी में हलाक होने वाले भारतीयों की जस्ते खाकी को लेकर कोचीन पहुंच गया है। कोचीन एयरपोर्ट पर कई अफसरान और मकामी अवामी नुमाइंदों ने जस्ते खाकी को खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद केरल के बाशिंदों के जस्ते खाकी उनके अहले खाना को सौंप दिए जाएंगे, जबकि दीगर रियासतों के बाशिंदों के जस्ते खाकी उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। और अब अगली खबर आपको बता दें, 18वीं लोकसभा के स्पीकर का 26 जून को इंतखाब होगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से जारी करदा बुलेटिन में ये जानकारी दी गई। लोकसभा स्पीकर के इंतखाब के लिए तजावीज़ का नोटिस 25 जून की दोपहर 12 बजे तक दिया जा सकता है। ये तजावीज़ लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को तहरीरी तौर पर दी जा सकती हैं। आपको बताते चलें कि 18वीं लोकसभा का पहला इजलास 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को ख़त्म होगा। इस दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ उठाएंगे। काबिल ज़िक्र है कि सदर जमहूरिया लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब के अगले दिन 27 जून को दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे।
पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने 18वीं लोकसभा के इजलास के पहले उम्मीद जाहिर की है कि हुक्मरान जमात और अपोजिशन पार्लियामेंट को अच्छी तरह से चलाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को चलाना हुक्मरान जमात और अपोजिशन के कंधों पर है। लोकसभा और राज्यसभा में जितनी ज्यादा बहस होगी, बिल का मेयार उतना ही बेहतर होगा। अब जब चुनाव हो गए हैं, अब देश का संचालन का बागडोर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार को दिया है, लेकिन पार्लियामेंट को चलाना, संसद को चलाना, ये पक्ष विपक्ष, ऑपोजिशन रूलिंग दोनों मिलकर ही चलाना होगा और अच्छा बहस हो। डिबेट एंड डिस्कशन डेमोक्रेसी का कोर हमारा एक अहम चीज़ है, जिसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। जितना ज़्यादा बहस होगा, जितना अच्छा चर्चा होगा लोकसभा राज्यसभा में, उतना ही बिल का क्वालिटी बढ़ता है, उतना ही सरकार अलर्ट होता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो भी मैंडेट मिला है, हमें उसे कबूल करना चाहिए। एनडीए 400 को पार नहीं कर पाया है, लेकिन एनडीए को मुकम्मल अक्सरियत मिली है। ये पहला सत्र है 18वीं लोकसभा का। भारत के महान जनता ने अपना निर्देश दे दिया है, फैसला सुनाया है और जनादेश जैसे होता है हमको स्वीकार करना है। चुनाव से पहले हमारे पार्टी ने एनडीए दल के पूरा तालमेल करके 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार नहीं हुआ, लेकिन अच्छी बहुमत एनडीए को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के हाई कोर्ट के ज़ेरे अल्तवा नीट से मुतालिक मुख्तलिफ मुकदमात की मुंतकली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि 8 जुलाई को पहले से ज़ेरे अल्तवा केसेस के साथ इस केस की भी समाअत होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केस की समाअत की। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में नीट इम्तिहान से मुताल्लिक एक और नई अर्जी पर भी समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट में धांधली और पेपर लीक होने के इल्ज़ामात की सीबीआई इंक्वायरी का मुतालबा करने वाली एक और अर्जी पर भी नोटिस जारी किया। इस मामले में एनटीए को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने की हिदायत दी गई है। इस दरख्वास्त की समाअत भी 8 जुलाई को होगी। इस दरख्वास्त में इम्तिहानी मरकज़ के मनमानी इंतखाब में जारी धांधली का जिक्र था। इसके अलावा दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि मरकज़ के इंतखाब के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत दी जाएगी। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट के इम्तिहान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के ताल्लुक से कोर्ट में कुछ अर्जियां दायर की गई हैं, जिन पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ रखेगी और आने वाले दिनों में इम्तिहान में शफाफियत लाने के लिए सभी कोशिशें की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी, वो आज समाप्त हो रही है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है, उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। ओडिशा असेंबली इंतखाबात में मुसलसल 24 साल से ज़्यादा इक़्तिदार का मरकज़ रहे वज़ीर आला नवीन पटनायक को कांटामांजी असेंबली में 16,344 वोटों से शिकस्त देकर बीजेपी ने अपनी तारीखी जीत दर्ज की है और अपनी जीत का सहरा इलाके के आवाम और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सर बांधा है। हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने लक्ष्मण बाग से बात की, जो कि एक आम किसान मजदूर के बेटे और कांटामांजी से नौमंतखब एमएलए हैं। उड़ीसा की सियासत में एक नाम जो विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद खासा चर्चा में है, वो है लक्ष्मण बाग। इन्होंने
कांटा बांजी विधानसभा सीट से 16,344 वोट से सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हराया है। आइए बात करते हैं किस तरह इन्होंने ये जीत हासिल की और ये इस जीत का आप श्रेय किसको देंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उससे मेरे कंटाबांजी विधानसभा के वोटर्स और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आपने जब विधानसभा चुनाव लड़ा उस दौरान जो मुद्दे आपने मुख्यमंत्री के खिलाफ उठाए थे जनता के बीच, वो मुद्दे कितने फायदेमंद रहे और अब जब आप विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी। हमारा लक्ष्य है विकास। हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम विकास करने का प्रयास करेंगे। किसानों को खेती में पानी, हॉस्पिटल में डॉक्टर और शिक्षा का विकास और बेरोजगारों को रोजगार। मुख्य मुद्दे कौन कौन से थे जो उस क्षेत्र में, ताकि जनता ने आपको चुना और जो सूबे के मुख्यमंत्री है उनको शिकस्त दी, कौन कौन से मुख्य मुद्दे थे। बिजू जनता दल के सरकार में नारी को असम्मान किया गया, एजुकेशन को विकास नहीं किया गया, स्वास्थ्य को विकास नहीं किया गया, चासियों को झूठ बोला, कभी चासियों का विकास नहीं किया, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। ये सब इसीलिए सब लोग का मन में आया परिवर्तन। आपको क्या लग रहा था, आपके सामने एक मुख्यमंत्री ने चुनाव लड़ा था तो आप अपनी जीत को लेकर कितने आशान्वित थे। मेरे सामने मेरे जीत का लक्ष्य थी, मेरे को कुछ नहीं दिखता था, बस 2024 का डबल इंजन का सरकार दिख रहा था। मेरे विधानसभा में विधायक जीतने का नज़र आ रहा था और मेरे विधानसभा में सांसद जिता के दिल्ली भेजने का नज़र में था। 13 साल में हम 3 रुपया में मजदूरी करते थे, उसके बाद ट्रक में खलासी काम किए, गाड़ी ट्रक चलाए, खेती काम किए, कूली मजदूर काम किए। ये तो हमारा भाग्य में लिखा था और वो तो हमारा कर्तव्य था, इसीलिए हम करके छोटे से हम ग्रासरूट लेवल से आज इतना दूर तक लोगों का सेवा करने का सौभाग्य लाभ किए। तो ये थे उड़ीसा के कांटा भांजी से सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारी मतों से शिकस्त देकर जीत दर्ज करने वाले लक्ष्मण बाग। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और आपको बता दें कि बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा दहशतगर्दों और जिहादियों की जहनियत वाले लोगों की हिमायत करती है। वो हमेशा वोट बैंक की सियासत को कौमी पॉलिसी पर गालिब होने देती है। कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकी जिहादियों की मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ, जिस प्रकार से कर्नाटका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरामैया जी के करीबी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो रहे हैं पिछले चुनाव में, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कहा है कि एसडीपीआई का हमें समर्थन अनेकों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिला, शायद वायनाड में भी मिला, और हम लोग एसडीपीआई का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये वही एसडीपीआई है जो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, मतलब कि एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी जिसने पूर्व में एसडीपीआई के केसेस विड्रॉ किए थे, जो हमेशा राष्ट्र नीति पर वोट बैंक की राजनीति को हावी होने देती है, वो सीधे सीधे कह रही है कि जिन लोगों का लक्ष्य शरिया राज्य, शरिया स्टेट बनाना है, जिन लोगों का लक्ष्य पीएफआई जैसे संगठन को मजबूत करना है, ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी समर्थन में रहेगी। वहीं बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के पानी के बहरान पर आम आदमी पार्टी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बताता है कि जिस तरह आम आदमी पार्टी शराब की हर बोतल पर कमीशन हासिल करती थी, उसी तरह दिल्ली सरकार सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले टैंकर माफिया से कमीशन हासिल करती है। आम आदमी पार्टी सरकार का कोई ना कोई गहरा कनेक्शन है वाटर टैंकर माफिया के साथ। जैसे शराब घोटाले में हमने देखा कि एक एक बोतल पर आम आदमी पार्टी का कमीशन फिक्स था। ऐसा लगता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ भी कोई कमीशन बाजी फिक्स है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी सरकार निर्लजता से उन पर कार्रवाई करने के बदले उनका संरक्षण कर रही है, दोषारोपण कर रही है। जब पानी आता है कनाल में तो वो पानी चुराने का काम वाटर टैंकर माफिया आम आदमी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में कर रहे हैं, और ये वाटर स्कैरसिटी करके
सबसे ऊंचे दाम लगाने वाले लोगों को पानी बेचा जा रहा है और इसमें निश्चित आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा हाथ और योगदान है। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ने गवर्नर से नहीं मिलने देने पर ममता बनर्जी को हदफ तनकीद बनाया है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हमने मगरबी बंगाल में लोकसभा इंतखाबात के बाद होने वाले तशद्दुद के मुतासरीन के लिए गवर्नर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था और गवर्नर ने हमें वक्त भी दिया था, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब गवर्नर ने तहरीरी तौर पर इजाज़त देते हुए मुतासरा को बुलाया, लेकिन मुतासरा और अपोजिशन लीडर को गवर्नर हाउस में नहीं जाने दिया गया। ऐसा तो इमरजेंसी के वक्त भी नहीं किया गया। राजभवन में रुकना, दिस इज फर्स्ट टाइम हैपन आफ्टर इंडिपेंडेंस। एलओपी को घुसने नहीं दिया, विक्टिम को बुलाया गवर्नर विथ रिटन परमिशन। 200 विक्टिम विथ एलओपी। इमरजेंसी का टाइम में भी नहीं हुआ था। 2,35,00,000 वोटर दे वोटेड इन फेवर ऑफ लोटस। 39% people they cast their vote in favor of बीजेपी। इतना बड़ा ताकत है अपोजिशन का, ये अपोजिशन को खत्म करना चाहता है। इसका साथ जनता नहीं है। ये मुसलमान वोट और धांधली करके चुनाव जीता है। एक डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख 10 लाख से ज्यादा फॉल्स वोटिंग किया एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। दूसरा में तो जयनगर में भी हुआ, मथुरापुर में हुआ, बसीराट में भी हुआ, आपका घाटाल केसपुर में भी हुआ, सब एरिया में हुआ। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने राजस्थान के जैसलमेर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की 154 बटालियन की फौजी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उन्हें वर्दी की ताकत और उसकी अहमियत का पता है। फौजियों के दरमियान आकर मुझे नई तवानाई का एहसास हो रहा है। मुल्क की तरक्की में बीएसएफ का अहम रोल है। बीएसएफ की वजह से ही भारतीय शहरी महफूज माहौल में सो पाते हैं। सबको मैं नमन करता हूँ। मेरे लिए ये पल सदा याद रहेगा। आपके बीच में आकर एक नई ऊर्जा का एहसास कर रहा हूँ। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का छात्र रहा हूँ, मुझे वर्दी का पता है। कक्षा 5 में वर्दी पहनी थी। वर्दी की ताकत, वर्दी की अहमियत, वर्दी आपको किस रूप में अचानक परिवर्तित कर देती है, ये मैंने बचपन में देखा है। आपको देखकर मैं अभिभूत हूँ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के तरमुला गांव में आज से माता खेर भवानी का मेला शुरू हो गया है। कश्मीरी हिंदुओं के अकीदे का अजीम त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस खुसूसी मेले में दुनिया भर से सयाह माता के मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं और अकीदतमंद यहां पर आकर पूजा करते हैं। तुल्ला मुला मंदिर मकामी कश्मीरी पंडितों बिरादरी का मुक़द्दस तरीन मंदिर होने के अलावा कश्मीर की मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान पुराने लिबरल कल्चर और भाईचारे की अलामत भी है। माता खीर भवानी का जन्मदिन है आज, तो यहाँ पे हर मजहब के, हर कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं। अमेरिका से भी लोग आए हैं, कैलिफोर्निया से आए हैं, कनाडा से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, इंडिया के कोने कोने से आए हैं। जम्मू से लगभग 200 बसें आई हैं और दिल्ली से भी बहुत सारी बसें आई हैं। इस साल अभी मेला चल रहा है, बट ऑल टाइम रिकॉर्ड है। लोगों डिवोटीज में भी श्रद्धा, और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है वो आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। बहुत अच्छा काम हुआ है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और मैं तो पहली बार आया, मेरे जो फादर मदर हैं वो हर साल आते हैं, पिछले 8 साल से आ रहे हैं। बिल्कुल शांत वातावरण, पुलिस का पूरा बंदोबस्त है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, सारी लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ ओके है। आज हमने यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे आए, जल चलाया हम लोगों ने, जो कच्ची रस्सी थी, फिर हम लोगों ने पूजा वगैरह की, फिर हम लोगों ने दिया जलाए, फिर यहाँ पे आके हम लोगों ने चुनरी वगैरह जो थी वो चढ़ाई, और फिर साथ में हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया यहाँ से। और आपको बता दें कि 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे से पहले उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री योगा प्रैक्टिस प्रोग्राम मुनक्किद हो रहे हैं। इस सिलसिले में अल्मोड़ा में योग प्रैक्टिस मुहिम
का काउंटडाउन हफ्ते से शुरू हो गया है। ज़िले में योगा साइंस डिपार्टमेंट मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी स्कूलों में तलबा को योगा का मश्क करवा रहे हैं। यह आओ हम सब योग करें अभियान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से और शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट जी के संरक्षण में चल रहा है। यह अभियान हम सब लोग 400 प्रशिक्षक गांव-गांव जाकर गली गली जाकर योग के प्रति जागरूकता ला रहे हैं और विभिन्न पार्कों में, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, विभिन्न विश्वविद्यालय के प्रशिक्षक भी इस अभियान के साथ जुड़े हैं। इन योगा मशकों में हिस्सा लेने वाली तालिबात का कहना है कि योगा इंस्ट्रक्टर हमें योग के मुख्तलिफ आसन सिखा रहे हैं। इसके साथ साथ योग के बारे में बता भी रहे हैं कि योग सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। ये योग से हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इस योग को मैं अपने घर में बता रही हूँ ताकि मेरे घर वाले स्वस्थ रहें। योग से काफ़ी फ़ायदे होते हैं और ये योग को मैं अपने घर में भी बता रही हूँ जिससे मेरे घर वाले स्वस्थ रहें। हमारे स्कूल में लगभग 1 महीने से हमको योगा सिखाया जा रहा है और हम ये योगा को अपने घर में भी बता रहे हैं। स्कूल में योगा कराया जा रहा है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर ख़ारजा जस्टिन ख़ारजा ने भारत की जानिब से इंसानी इमदाद के भेजे जाने का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि भारत की तरफ से भेजी जाने वाली इमदाद आफत से मुतासर लोगों तक पहुँचे। भारत ने $1 मिलियन अमेरिकी की इमदाद अशिया भेजी हैं। यूरोप के मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 आज निस्फ शब हो रहा है। पहले मैच में मेज़बान जर्मनी का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। जर्मनी के 10 अलग अलग शहरों में यूरोप 2024 के कल 21 मैच खेले जाएंगे। कुल 21 मैच खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट में 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 4-4 टीमों के 6 ग्रुप में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप से 2-2 टीमें प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। इसके अलावा तीसरी पोजीशन पर आने वाली टॉप 4 टीमों को भी एंट्री मिलेगी। इसके बाद 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे। फाइनल मैच बर्लिन में होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।